जो सबसे मुख्य बात है, तीन चार चीजों पर आज चर्चा करेंगे, बाकी तो शैलेंद्र जी ने बता ही दिया है। कि पहली बात कि ये सारा ही SC ST एक्ट और सारे प्रावधान मूल संविधान के प्रावधानों और उसमें सन्निहित भावना के विरुद्ध है। कैसे, ये मैं अभी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि सारे संसार में लॉ का प्राइमरी सोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस होता है। इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में, जर्मनी में, सारी दुनिया में। तो अगर इन्होंने पुराने ब्रिटिश काल के कानूनों को वैध करार दिया तो उससे पहले के कानून अपने आप वैध मान लिए जाने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सारे संसार में क्योंकि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ही लॉ का आधार होते हैं, और भारत में तो सदा से रहा है कि जो प्रथाएं हैं, क्योंकि राजा कोई कानून नहीं बनाता, उसको केवल मान्यता देता है, वो मान्य हो। तीसरी बात यह है, अभी हम थोड़ी देर में आएंगे आगे और, लेकिन अभी जो आज का विषय है उसको बता दें कि अगर कोई किसी के माँ बहन को गालियां दे, निंदा करे, अथवा उन पर कुदृष्टि डाले और उनकी इज्जत लेने की बात कहे, उनके शील भंग की बात कहे, तो भारत में क्या परंपरा है ये सब लोगों को पता है। तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना, और लोग कानून अपने हाथ में न लें, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बड़े चिंता व्यक्त करते हैं, तो उनका ये प्रथम कर्तव्य है कि भारत के लोग, भारत के नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं लें, इसके लिए सक्षम और प्रभावी कदम उठाएं। तो इसलिए हम लोग उनसे निवेदन करते हैं कि भारत के ब्राह्मणों, भूमिहारों, क्षत्रियों, कायस्थों, वैश्यों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी की जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, इसमें इस विषय में सर्वमान्यता है कि अगर कोई हमारी माँ बहन के लिए कोई अपशब्द कहता है या उनके शील के विषय में घिनौनी और गंदी बात कहता है तो उसको मार डालना चाहिए, उसका सिर धड़ से। हमारे यहाँ भी है, इन्होंने उनका तो सब तरह से जुदा का बड़ा ऐसे बता दिया कि क्या करें, वो तो बड़े मजहबी हैं। तो ये जो जबरन चल गया है ना कि जैसे हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है तो हमारे यहाँ ये नियम है। तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे पावन कर्तव्य यह है कि वो तत्काल ये कानून बनाएं, ताकि हम, जैसे आदरणीय अजित भारती जी के साथ हुआ, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो उसका सिर काट दें, उस कमीने कुत्ते का जिसने भी उनकी बहन के लिए कुछ कहा, उसका सिर काट दें। यही कर्तव्य है, हमारे धर्मशास्त्रों का आदेश है कि उसका सिर काट दें, या उसके घर में आग लगा दें, या उसका वंशनाश कर दें, जो ऐसा कहे। तो हम क्यों करें कानून हाथ में लें, इससे अच्छा हम इसको कानून का दे दें। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले तो बड़े न्यायशील हैं, तो तत्काल ऐसा कानून बनाएं कि अगर किसी भी ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के विरुद्ध, उसकी माँ बहन के लिए अगर कोई इस तरह की बातें करे, तो उनमें से हर एक को, उसके पूरे परिवार को ये विधि सम्मत अधिकार होना चाहिए कि वो उसका सिर काट ले और उसका घर जला दे। कानून है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्राइमरी लॉ है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर न्यायशील है तो उन्हें तत्काल ये कानून अगली ही संसद की बैठक में बनाना चाहिए, और उसमें एक अपने को महान दिखाने के लिए एक सम्मानित अपवाद रख सकते हैं। केवल नरेंद्र मोदी नामक एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, उनको ये गाली देने पर कोई सजा नहीं दी जाएगी, वो अपवाद होंगे तो क्यों महान है। तो ऐसा कानून बना सकते हैं कि केवल नरेंद्र मोदी जी की माँ बहन को कुछ कहा जाए तो उसमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाकी किसी के लिए भी कहा जाए तो ये अनिवार्य रूप से मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। एक तो ये आवश्यक है, तभी न्याय होगा। अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर देखें तो पहले 1 मिनट हम जो विधिक स्थिति है उसको जान लें। ये तो मैंने जो आज का मुख्य विषय है उस पर बता दिया कि भाई आप कानून बना दो, तो हम लोग कुछ भी नहीं करें। तो पहले आपको कानून बनाना चाहिए कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के अनुसार। लेकिन दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संविधान है उसमें एक ही
प्रकार के आरक्षण का प्रावधान था, वो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। संविधान के अनुच्छेद 330 और 331 में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान के भाग 16 जिसमें लिखा है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, उसमें यह प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है कि भाई विधानसभा और लोकसभा के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाए जो पूना पैक्ट के अनुसार है। लेकिन प्रारंभ में ही संविधान में लिखा था कि ये इस तरह के विशेष अनुसूचित जाति जनजाति निर्वाचन क्षेत्र केवल 10 वर्षों के लिए होंगे। ये 1950 के संविधान में लिखा था। 1960 में फिर ये लोग बैठे माननीय सांसद और उन्होंने कहा कि 10 वर्ष और बढ़ा दो। फिर 1969 में बैठे कि अब 70 में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो फिर कहा 10 वर्ष और बढ़ा दो। फिर 1980 में अगली बार माननीय संसद ने कहा कि 10 वर्ष और बढ़ा दो। फिर 1989 में कहा कि 10 वर्ष और बढ़ा दो। फिर 1999 में कहा कि 10 वर्ष और बढ़ा दो। फिर 2009 में कहा कि 10 वर्ष और बढ़ा दो। फिर 2020 में कहा कि 80 वर्ष के लिए टोटल बढ़ाए देते हैं, यानी 2030 तक ये रहेगा। अब जो आदरणीय मोदी जी और उनके नेतृत्व में उनकी भी पार्टी और अन्य पार्टियां कोशिश कर रही हैं, उसके ओबीसी वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये कर रहे हैं कि ये और बढ़ जाए। यानी जब संविधान बना 1947 से 50 के बीच, तब सबको ये विश्वास था कि 10 वर्ष में ये पर्याप्त हो जाएगा, तो आपने 80 वर्ष बढ़ा दिया और अभी तो लग रहा है कि 800 वर्ष बढ़ाएंगे। तो जाहिर है कि संविधान की वस्तुतः इनकी नजर में कीमत 2 कौड़ी की है, खेल खिलवाड़ बना लिया है। संसार में कोई ऐसा इस तरह के कानून ऐसे नहीं बढ़ते। तो ये तो एक तो बदनीति का मामला है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, अच्छा इसमें क्या किया है, एक दूसरी बात है कि जो पहले ये प्रावधान था कि जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 13, 14, 15 में, उनका उल्लंघन भारत कोई भी संविधान संशोधन नहीं कर सकता। तो 60वें संशोधन में ये कर दिया कि नहीं, उसमें भी कर सकता है शासन। तो आपने तो नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए। तो अगर आपने उन नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जो आपके अनुसार संविधान के निर्माता हैं कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं, तो फिर आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी ना। भाग 3 में जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसमें साफ कहा है, पहले तो परिभाषा दी गई है कि ये राज्य और केंद्र में सब में लागू होगा। फिर अनुच्छेद 13 है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण यानी उनको कम करने वाले किसी भी विधि को अवैध माना जाएगा। लेकिन 60वें संशोधन में कर दिया कि नहीं, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपने तो संविधान को खारिज कर दिया उसी समय। इसी प्रकार अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार रहेगा, इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विच्छेद का प्रतिषेध है। तो अनुच्छेद 13, 14 और 15 इन तीनों में सामाजिक मामलों में या शिक्षा के मामले में किसी तरह की विषमता लाने का स्पष्ट प्रतिषेध है। तो जिस शासन ने भी समाज की संरचना के नाम पर या शिक्षा के क्षेत्र में समता का उल्लंघन किया, वो भारत के संविधान को अमान्य करने का, उसका उल्लंघन करने का, उसका नष्ट करने का अपराधी है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस ने भी ये अपराध किया और आदरणीय मोदी जी तक ये अपराध लगातार चल रहा है। इसके बाद आप इसका मतलब ये जो संविधान का रद्द करते हैं, ये एक प्रकार का छल है। अगर आपको संविधान में श्रद्धा है तो मूल अधिकार की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? और मूल अधिकार के विरुद्ध ये सारे संशोधन जो इस समय चल रहा है,
जिन पर हल्ला हो रहा है, वो सब अनुच्छेद 14 और 15 में किए गए संशोधन है कि शिक्षा में ऐसा भेदभाव होगा और इसमें ऐसा होगा। ये सब तो वो जो मूल आरक्षण था वो केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए था, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ये अधिकार देने का अर्थ है कि उस समय संविधान निर्माताओं ने ये माना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इतने सक्षम हैं कि उनको समुचित संख्या में संसद में ला देंगे और विधानसभाओं में, तो वो कानून बनाने में सक्षम है क्योंकि ये विधायिका है। यानी 1947 में 50 तक भारत के संविधान निर्माता यह मान रहे थे कि सामान्य चुनाव में ये नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर इनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो ये विधायिका में जाने के यानी कानून बनाने के लिए योग्य हैं, इतना समर्थ मान रहे थे। अगर मानते कि ये बुद्धि से अविकसित हैं और ये सब माइनस अंक तक ला सकते हैं, तो कोई उनको संसद में नहीं भेजता। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान निर्माता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बुद्धि पर, राजनीतिक बुद्धि पर और सामर्थ्य पर विश्वास करते थे। केवल उनको सत्ता में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ये प्रावधान किया था, इसमें विधायिका में, संसद और विधानसभाओं में, और कोई आरक्षण नहीं दिया गया। और वो जो दिया गया था वो भी केवल 10 वर्ष। उस 10 वर्ष को बढ़ा के 80 वर्ष कर दिया। अब 2030 में फिर बढ़ाएंगे, उसके लिए ये सारा ताना बाना है। और अनुच्छेद 13, 14 और 15 का पूर्ण उल्लंघन करके वो सब बनाए गए हैं आरक्षण के नियम, जिन पर इतना हल्ला हो रहा है। और हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के माननीय लोग हैं, मान लो वो सांसदों ने नहीं किया तो अब जनता करे, लेकिन ये करना चाहिए। अगर हम कहेंगे भी नहीं तो लोग जानेंगे ही नहीं। ये तो संविधान का सरासर उल्लंघन है। ठीक है, उसकी एक तकनीकी प्रक्रिया दी हुई है कि आप संशोधन ऐसे ऐसे कर सकते हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार। अनुच्छेद 368 में भी जो प्रावधान था उसमें पहले यही था कि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करने वाला कोई भी संशोधन नहीं लाया जा सकता, तो टुकड़े टुकड़े में उसे लाया गया है। यानी ये तो साफ साफ संविधान के प्रति, उसकी मूल स्थापनाओं के प्रति नितांत अवज्ञा का मामला है। अन्यथा अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में है संविधान के संशोधन का, उसमें भी लिखा था कि आप अनुच्छेद 13 की कोई भी प्रावधान खंडित नहीं किया जा सकता किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा, यानी समता का अधिकार। समता के अधिकार को खंडित करने वाले संविधान संशोधन लाए गए हैं। 7वें संशोधन के द्वारा कहा गया कि ला सकते हैं। ये तो टुकड़े टुकड़े में संविधान की हत्या है, और ये सारी पार्टियों ने की है। तो इस बात को उठाना पड़ेगा शांति से, और इनको ये बताना पड़ेगा कि ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, सोनिया गांधी के प्रभाव के कारण राजीव गांधी तो राजनीति में कुछ भी जानते नहीं थे, तो उन्होंने राजनीति में जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रचारित नस्लवाद है उसको मान लिया। यानी ये कि यहाँ के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो माने अलग नस्ल के। मोदी जी इसको मानते हैं, साफ है, क्योंकि उन्होंने उससे भी कई गुना 1989 में जो प्रावधान थे उससे कई गुना भयंकर प्रावधान, ऐसे प्रावधान तभी किए जाते हैं जब आप यानी शासक अपने को अलग नस्ल का माने और सामान्य वर्ग को अलग नस्ल का। तो जाहिर है कि ये हमारे शासकों के मन में सामान्य वर्ग के साथ अत्याचार का माना गया है, जो कि बहुत ही लज्जा का विषय है, क्योंकि आप तो सामान्य वर्ग के भी वोट से चुने जाते हैं। और मोदी जी में ऐसा नस्लवाद है या नस्लवादी मान्यता है, क्योंकि सारे कानून यही दिखा रहे हैं कि आप विश्व भर में प्रचार करें और चुन चुन कर इस तरह से आप करें कि जिससे कि सारे दुनिया में यह संदेश चला जाए कि साहब ये बहुत ही अत्याचारी समाज है। इस तरह आप नंबर 1 इन संशोधन जो प्रावधान मोदी जी ने किए हैं 2015 और 18 में, वो भारतीय राजकोष की खुली लूट है, और ये वस्तुतः ये अक्षम्य अपराध माना जाता है। इसके साथ ही हिंदू समाज के सामाजिक ताना बाना को छिन्न कर डालने के लिए उठाए गए ये कदम हैं, और नस्लवादी मान्यता का प्रसार है, और भारत के विखंडन की तैयारी। और इसके बाद सारी बातें फिर बेकार रह जाती हैं। तो ये बहुत गंभीर बात है, और इसको केवल आरोप
हमारे विपक्षी दलों का भी ये कर्तव्य कहीं नहीं लिखा है संविधान में कि वो आरोप लगाएं। तो एक तो ये आपस में जो गाली गलौज करते हैं, इसका सबको भी अवैध घोषित होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका ये है कि वो विधि सम्मत भाषा में सत्ता पक्ष की कमियों को दिखाएं और ऐसे तर्कपूर्वक दिखाएं कि सत्ता पक्ष उसमें संशोधन कर सके। इसके सिवाय कोई दायित्व नहीं है। ये जो आरोप लगाते हैं विपक्षी, चाहे कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया या भाजपा ने कांग्रेस पर या और सब पार्टियां, ये स्वयं भी असंवैधानिक घोषित होने चाहिए, क्योंकि मूलतः ये संविधान की भावना के विरुद्ध है। एक तो अपोजिशन शब्द ही गलत है। आप सत्ता और सत्ता स्पर्धी दो ही गुट होते हैं, एक सत्ता में है, दूसरा सत्ता में आना चाहता है। तो सही भाषा के अभाव में उसको विपक्ष कह दिया। और कहीं भी विपक्ष का ये कर्तव्य नहीं है कि वो गाली गलौज करे, आरोप लगाए और दूसरे की मान्यता, दूसरे के धर्म और समाज की मान्यता पर आक्षेप करे, लेकिन चल रहा है। तो इन सबको, नागरिकों को, प्रबुद्ध नागरिकों को, जिनको राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक एक अलग नस्ल का मान रहे हैं, हम लोग तो अपने को अलग नस्ल का नहीं मानते, लेकिन हम लोगों को वो मानते हैं कि अलग नस्ल के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य आदि। तो हमको ये बात उठानी चाहिए कि भाई आप ये क्या खेल खेल रहे हैं। आपने तो ये मान लिया है। अच्छा, दूसरे, अगर आप मानते हैं कि ये अलग नस्ल के हैं, अंबेडकर तो कभी नहीं मानते थे, मैं तर्क के लिए कह रहा हूं, तो फिर घोषित उसमें ले आइए ना संविधान में कि दो अलग नस्लें हैं हिंदू समाज में, और फिर उसमें तो आप ये इनको भी कह रहे हैं, ओबीसी को भी। अच्छा, अगर अलग नस्ल हैं तो फिर दो अलग नस्लों के बीच तो युद्ध होता है ना, तो युद्ध और शांति के क्या नियम संसार भर में है, उसके अनुसार कर लो बात। फिर आप हिंदू समाज को दोष कैसे दे सकते हैं, उसकी संरचना पर कोई भी बात कैसे कर सकते हैं। जब आप नस्ल ही अलग है, इसका अर्थ है कि आप जो, जिसे आप हिंदू समाज मानते और कहते हैं, राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र दास, दामोदर दास मोदी तक, आप उसके अंग नहीं हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक अलग नस्ल का मानते हुए विधान में प्रतीत होते हैं। तो फिर आप हिंदू समाज पर कैसे कोई बात कर सकते हैं। आप ये कहिए कि भाई हमारी नस्ल का ये हिंदुओं से युद्ध हो रहा था और अब हम चाहते हैं कि हम शांति से रहें, तो बैठकर मेज पर तय कर लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कौन सी नस्ल है। हम लोग तो जानते नहीं थे कि ये अलग कौम है, और अब ओबीसी भी आ गए तो उनकी एक अलग कौम है और सामान्य वर्ग की अलग कौम है। तो क्या इन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था 5000 साल से, जिसकी बात कर रहे हैं? अगर युद्ध हो भी रहा था तो उसमें हिंदू समाज को दोष कैसे कहेंगे? दोनों का युद्ध हुआ ना। कुछ तो, कोई तो स्पष्टता लाइए। आपका सारा व्यवहार ऐसे है जैसे आप हमारे समाज के अंग ही नहीं, जैसे आप कोई एक अलग समाज है, और आप कानून के जरिए हमारे ऊपर अघोषित युद्ध चला रहे हैं। सामान्य वर्ग के विरुद्ध अघोषित युद्ध चलाना है अनुच्छेद 13, 14 और 15 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आरक्षण लाना। एक ही तरह के आरक्षण के विषय में पूना में संधि हुई थी कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, और केवल 10 वर्षों के लिए। संविधान में 10 वर्षों का प्रावधान था, आपने 10 का 80 कर लिया। उस पर अलग से विचार होना चाहिए कि 80 वर्ष में आप में से कितने अच्छे सांसद और विधायक आए और उन्होंने कानून बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अम्बेडकर जी की तरह। तो उसके आधार पे आपको और दिया जाए मौका, नहीं तो नहीं दिया जाए। लेकिन बाकी जो भी आरक्षण है वो सब संविधान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, और इस आरक्षण का प्रावधान करने वाले लोग किसी भी तरह भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले नहीं माने जा सकते। ये तो भारत के भीतर, हिंदू समाज के भीतर नस्लवाद मानते हुए दिखते हैं, क्योंकि ऐसे प्रावधान तो तभी होते हैं जब आप माने कि हमारी नस्ल अलग है और हम इनको इस तरह खत्म कर देंगे कि भारत का खजाना, जिस खजाने में सामान्य वर्ग का अधिक योगदान है, उसको लुटा दें। खजाने को लुटाना, सामाजिक ताने बाने को छिन्न करना, नस्लवादी मान्यता का प्रसार करना और भारत के विखंडन की तैयारी करना, ये नरेंद्र मोदी जी पर संसद में और समाज की सभाओं में आरोप लगाया जाना चाहिए। और आरोप लगाने पर जो तरीका है सारे संसार का और भारत का भी, कि जिन दो पक्षों के बीच विवाद हो वो स्वयं कोई निर्णय नहीं कर सकते,
आजकल तो संवाद के नाम पर भी यही नाटक हो रहा है, सारे संगठन संघ वाले भी ऐसे करते हैं। भाई एक तो अपने लोगों से बात करना कोई संवाद नहीं है, वो तो अपनी गुट मजबूत करना है, लेकिन विरोधी से भी आप संवाद नहीं कर सकते। एक मध्यस्थ होना आवश्यक है, अर्थात जिसमें आपको और हमको दोनों को विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति बैठे और उस पर बात हो कि आप ये नस्लवाद मान रहे हैं, इसके आपके पास क्या प्रमाण है। अगर आप भारत में किसी को नहीं बिठाएंगे तो हमको संयुक्त राष्ट्र संघ या विदेशी किसी को आप चाहते हैं क्या कि हम बुलाएं? क्योंकि मोदी जी ने तो लाइन खींच दी साफ साफ, राजीव गांधी ने पहले खींची, अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खींच दी। अगर आप दो युद्धरत पक्ष मानते हैं इनको, हिंदू समाज के भीतर दो युद्धरत पक्ष आपने साफ साफ खड़े कर दिए, तो फिर इनके बीच संवाद आवश्यक है लोकतंत्र में, और संवाद के लिए मध्यस्थ, ऐसा मध्यस्थ आवश्यक है जिस पर दोनों पक्षों को विश्वास हो। नरेंद्र मोदी पर तो सामान्य वर्ग को विश्वास हो नहीं सकता, मोहन राव भागवत पर तो सामान्य वर्ग को विश्वास हो नहीं सकता, तो क्या हम किसको बुलाएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी महासचिव को, या क्या करेंगे? इस पर भी दोनों पक्ष आपस में चर्चा कर लें, लेकिन आपने संवाद की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं, जो इतिहास में अंकित होगा, बहुत ही धिक्कार के योग्य काम है और असंवैधानिक है। और ये पाखंड की पराकाष्ठा है कि इसको संविधान संविधान की रट जाए। एक लाज शर्म नाम की चीज भी होती है। जब आपने संविधान को नष्ट कर डाला है, उस समय आप संविधान संविधान रखते हैं। इतना बड़ा नाटक तो शाहरुख खान वगैरह करते होंगे, फिर आप करते हैं, तो बहुत ही लज्जा का विषय है। बस इतना ही कहना।